लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, अगला देखिए, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या इसी को बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। अगला हम लोग का टॉपिक है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। इसको समझिएगा। जैसे ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किसके द्वारा दिया गया था, तो जेल पृष्ठ के द्वारा 1799 में यानी 1799 ईस्वी में दिया गया था। इसमें भी सबस्टांस का कॉम्पोजिशन मास के थ्रू ही होगा, लेकिन इसको समझेंगे कैसे, आइए समझते हैं इसको। जैसे हम लोग वाटर का बात करते हैं, दूसरे एग्जांपल से इसको फॉलो करते हैं, हम लोग वाटर का बात करते हैं। तो वाटर का मिलने का सोर्स क्या क्या है, लेक से मिल सकता है, रिवर से, पॉन्ड से, टैप वाटर, ग्राउंड वाटर, या हम लोग मार्केट से बिस्लेरी खरीदते हैं, है कि नहीं। यानी वाटर का जो सोर्स है वो अलग अलग, यानी वाटर जो है अलग अलग तरीके से हमको प्राप्त होता है, लेकिन सब में दो ही चीज ना होता होगा, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। यानी वाटर का प्राप्त हम लोग अलग अलग सोर्स से कर सकते हैं, लेकिन कोई भी वाटर मिले उसमें हमको दो ही चीज प्राप्त होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन, और सेकेंड क्या प्राप्त होगा, ऑक्सीजन प्राप्त होगा। हाइड्रोजन का टू पार्ट और ऑक्सीजन वन पार्ट। सबसे पहले हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो ऐसा ऐसा हाइड्रोजन 2 है, तो 2 हो जाएगा। रेशियो ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 2:16। तो इसको कटाएंगे तो कट जाएगा 1:8, यानी 1 ग्राम रिएक्ट करेगा 8 ग्राम ऑक्सीजन से, तभी वाटर का फॉर्मेशन होगा। यानी ये फिक्स हो गया, ये प्रोपोर्शन फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया है कि जब 1 पार्ट मास के अनुसार हाइड्रोजन का और 8 ग्राम 8 पार्ट ऑक्सीजन का कंबाइन करेगा, रिएक्ट करेगा, तभी वाटर का फॉर्मेशन करेगा। यानी 1:8 होगा तभी वाटर का फॉर्मेशन होगा। ये 1:8 कैसे हुआ, सबसे पहले जैसे इसको हम लोग समझ लें। यहाँ पे देखिए, जैसे अगर हम लोग कंपाउंड लिए हैं वाटर, जैसे जब हम लोग कंपाउंड वाटर लिए हैं, तो वाटर में दो ही चीज ना है, एक तो पहले वाटर का कंपाउंड फार्मूला जो होता है वो लिख लीजिए। तो वाटर का फार्मूला सबको पता होगा, H2O होता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब ये H2O हो गया तो इसमें दो ही एलिमेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन एंड सेकेंड ऑक्सीजन। तो दोनों एलिमेंट का रेशियो निकाल दीजिए मास के थ्रू। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, लेकिन ऐसा हाइड्रोजन कितना है 2, तो इसका एटॉमिक मास आपका 2 हो जाएगा। रेशियो कर देंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, तो यहाँ पे फिर हम लोग 16 लिख लेंगे। और ये दोनों आपका डिविजिबल है, तो इसको डिवाइड कर दीजिए, यानी 2 से 16 8 बार में, यानी ये आपका आ जाएगा 1:2, यानी 1 रेशियो क्या आ जाएगा आपका 1 रेशियो यहाँ पे 8 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब कि हाइड्रोजन का 1 ग्राम और ऑक्सीजन का 8 ग्राम अगर मिलेगा तभी वाटर का फॉर्मेशन कर दे, चाहे वाटर किसी भी सोर्स से क्यों ना निकला हो। ठीक है, तो यही आपका है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ठीक है, अगला एग्जांपल अगर हम लोग बात कर लेते हैं CO2, तो आप कैसा भी रिएक्शन कीजिए, चाहे इंडस्ट्री में कीजिए, जैसे CO2 का मैंने बता रखा था, रिस्पायरेशन प्रोसेस कीजिएगा तो CO2 प्रोडक्ट मिलेगा, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कीजिएगा तो CO2 मिलेगा। ठीक है, या कोक को भी रिएक्ट कीजिएगा हीट तो CO2 मिलेगा। तो अलग अलग रिएक्शन से आप CO2 प्राप्त कर लीजिए, लेकिन इसका जो प्रोपोर्शन होगा वो 1 पार्ट कार्बन और 2 पार्ट ऑक्सीजन मास के अनुसार अगर निकालिएगा, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 6 है, तो इसका एटॉमिक मास आपका 12 हो गया। ठीक है, और रेशियो ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन का 16, अगर 2 है तो इसका आपका हो जाएगा 32। ठीक है, तो जब इसका 32 अगर होगा तो इसको आप सेम प्रोपोर्शन में क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 4 से आपका कट जाएगा, तो 4 से ये 3 बार में 4 3 12, और ये रेशियो कर दीजिए 4 से 32 कितने बार में जाएगा 8 बार में, तो ये आपका हो जाएगा 3:8। यानी जब भी CO2 मिलेगा तो 3 ग्राम कार्बन का तो 8 ग्राम ऑक्सीजन का, तभी जाके ये बनेगा। यही डाटा आपको बताता है क्या, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। कोई दिक्कत, अब इसको पहले लेक्चर वीडियो के माध्यम से देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर अगर कोई डाउट होगा तो हम लोग
सॉल्यूशन निकालेंगे उसका। 2.7 ग्राम प्रोपोर्शन। तो ये प्राउस्ट ने दिया था 1799 में। तो ये सिंपल सा लॉ है। देखो, ये जो सारे के सारे लॉज हैं आपको याद नहीं करने हैं, ये कॉमन सेंस से समझ आ जाते हैं। ठीक है, बस एक बार आपको देखना है, इनकी डेफिनेशन पढ़नी है, और जितनी इनमें हम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स करेंगे उससे हमें ये क्लियर होता है कि एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, देखो, कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि मान लो अगर हम किसी भी कंपाउंड की बात करें, लेटर से पानी की बात करो, तो पानी आपको कहाँ कहाँ से मिल सकता है? आपको पानी रिवर से मिल सकता है, किसी पॉन्ड से मिल सकता है। ठीक है, आपको किसी केमिकल रिएक्शन में वाटर जनरेट हो रहा है वहाँ से मिल सकता है। आप मार्केट से ले आओ, टैप वाटर ले लो, ग्राउंड वाटर ले लो, कुछ भी। ठीक है, तो पानी के मिलने के तो हमारे पास मल्टीपल सोर्सेज हैं, पर पानी में हमेशा पानी का सोर्स कुछ भी हो, कहीं से भी आप पानी लो, पर उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशियो होगी वो क्या होगी? 2 ग्राम हाइड्रोजन हमेशा 16 ग्राम ऑक्सीजन से ही कंबाइन करके 18 ग्राम H2O ही बना रहा होगा। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो लें तो मास के अकॉर्डिंग 2:16 या 1:8 की है। ठीक है, पानी कहीं से भी लो। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड आप कहीं से भी लो, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के जो कंबाइन करने की रेशियो है वो फिक्स है। ऐसा नहीं हो सकता कि कभी कभी कार्बन ज़्यादा हो गया है ऑक्सीजन कम होगी। तो यही ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। तो इट स्टेट्स दैट अ केमिकल कंपाउंड इरिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स कि कहाँ से लिया गया है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम, कंटेन सेम एलिमेंट्स, वही एलिमेंट्स होते हैं, कंबाइनिंग इन डेफिनिट रेशियोज बाय मास। ठीक है, तो इतना पार्ट क्लियर आपको? ठीक है, अब इसके लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के हम एग्जांपल में, एक तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया वाटर का। सिमिलरली लेटर से अगर हम CO2 का एग्जांपल लें, तो CO2 में कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स यू CO2। तो कार्बन सॉलिड, 1 मोल कार्बन का मास कितना होगा? 12 ग्राम। और O2 का हो जाएगा 6 × 2 दैट इज 32 ग्राम। तो ये कितना बनेगा? 44 ग्राम CO2। तो मतलब कार्बन और ऑक्सीजन किस रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं? 12:32। ठीक है, अब इसको अगर सिंप्लीफाई करना हो तो कितना हो जाएगा? 3:, देखो डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 4 × 3 12, और 32 डिवाइड बाई 4 करेंगे 8। तो ये 3:8 की रेशियो में, मतलब 3 ग्राम कार्बन हमेशा 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ ही कंबाइन कर रहा होगा। अब इसकी एक्सेप्शन, देखिए, अब यहाँ पे हम लोग को एक चीज समझना होगा। यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो एक चीज हमको ये क्लियर पहले करना होगा। जैसे अगर कोई पूछता होगा कि O2 कितना मोल है, तो किसी भी कंपाउंड के पहले जो नंबर होता है उसको मोल बोलते हैं। यानी यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 मोल है। यहाँ पे भी कुछ नहीं है, इसको क्या कह सकते हैं? 1 मोल। यानी 1 मोल कार्बन, यहाँ पे 1 मोल ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसा करके होता है बात। अब जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मैंने जब पढ़ा रखा था, तो उस समय ये बात बताया था कि उसका एक्सेप्शनल केस यानी कब ये वैलिड नहीं होगा, तो जब E = mc², यानी जब आपका न्यूक्लियर रिएक्शन होगा तब। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन में होता है E = mc², उसमें मास एनर्जी और एनर्जी मास में टूटता है। इसमें भी एक एक्सेप्शनल केस है, इसको समझिएगा। ये लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनिट प्रोपोर्शन में भी एक एक्सेप्शनल केस है। वो क्या है? आइसोटॉप्स। आप क्या समझते होंगे आइसोटॉप्स? यानी आइसोटॉप्स का मतलब सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास। अब आप बताइए ना, जैसे H2O हम ले लिए, जो है 816, ऑक्सीजन जो है 817, ऑक्सीजन जो है 818 के फॉर्म में मिलता है। तो इसमें तो आपका रेशियो जो है वो अलग अलग आ जाएगा ना, किसी में 1.8, किसी में कुछ और, किसी में कुछ और। तो जब हम लोग आइसोटॉप्स का बात करेंगे, तब ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आपका फेल कर जाएगा। क्यों? क्योंकि आइसोटॉप्स में बताए थे कि एलिमेंट सेम एलिमेंट का एटॉमिक मास चेंज करता है, वेरी करता है। ठीक है, तो आइसोटॉप्स के केस में कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनिट प्रोपोर्शन आपका फेल कर जाता है। समझिए। आती हैं कहाँ पर ये लॉ फेल हो जाता है? तो ये लॉ फेल हो जाता है जहां पर हमारे पास आइसोटोप्स आ जाते हैं। ठीक है, या हमारे पास नॉन स्टॉक्योमेट्रिक कंपाउंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आइसोटोप की बात करें तो वाटर में हमारे पास H2O O16 वाला हो सकता है,
और H2O में O 18 वाला हो सकता है, तो ऑक्सीजन के दोनों आइसोटोप हो सकते हैं। तो जब O 16 वाला है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 की रेशियो में कंबाइन करते हैं। पर जब ऑक्सीजन 18 वाला है आइसोटोप, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:9 की रेशियो में कंबाइन करते हैं। ठीक है, फिर नॉन स्टॉक्योमेट्रिक कंपाउंड। देखो स्टॉक्योमेट्रिक कंपाउंड क्या होते हैं, जैसे मैंने लिखा ना A2B, तो समझ आ रहा है कि दो एटम ए के एक एटम बी के साथ कंबाइन कर रहे हैं। पूरे होल नंबर्स है ना 2 और 1। पर मान लो जैसे कि एक हमने कंपाउंड यहाँ पर लिख लिया Fe0.95O। अब इसका मतलब तो हुआ कि 0.95 एटम एक एटम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहे हैं, तो होल नंबर तो नहीं है, तो प्रॉपर स्टॉक्योमेट्री फॉलो नहीं कर रहा है ये। तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं नॉन स्टॉक्योमेट्रिक कंपाउंड। तो इनको हम अभी तो नहीं ज़्यादा डिस्कस करेंगे, ठीक है, पर धीरे धीरे इस तरह के कंपाउंड भी हमने पढ़ने हैं। ओके, तो आई थिंक आपको इतना बात ये क्लियर हो गया। नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स का मतलब क्या, कि अगर किसी भी कंपाउंड को सिंबॉलिक रिप्रेजेंट के रूप में लिखते हैं तो ये आपको बताता है कि ए कितना है, बी कितना है। तो जो भी आपको नंबर शो होगा वो जनरली होल नंबर के फॉर्म में होना चाहिए। तो ये आपका स्टोइकोमेट्रिक हो गया। लेकिन अगर कोई भी कंपाउंड का ये जो पार्ट है, अगर वो आपका डेसिमल में आ गया तो ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड। अगर ऐसा आता है तो भी वो लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो नहीं करेगा। यानी आइसोटॉप्स या नॉन स्टोइकोमेट्रिक के फॉर्म में जब रहेगा कंपाउंड तो आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन डिफिनिट प्रोपोर्शन फेल कर जाएगा। आइए न्यूमेरिकल लेते हैं। तो आई थिंक आपको इतना बात क्लियर है। अब इसके ऊपर करते हैं एक सिंपल सी प्रॉब्लम। चलिए क्वेश्चन सब लोग देख लेंगे और पहले इसको अपने से सॉल्यूशन निकालेंगे, बन जाएगा ठीक, नहीं तो फिर हम लोग देखेंगे आगे। बताना है कि क्या ये डाटा लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है कि नहीं। देखो, द मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड, चलिए इसको देखते हैं। the mass of copper oxide obtained by heating 2.16 gram metallic copper with nitric acid and subsequent ignition was 2.7 ग्राम। ठीक है, तो पहले इतने को देख लेते हैं क्या किया यहाँ पे। मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड किससे बना, आपने कॉपर को हीट किया नाइट्रिक एसिड से, ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड बन गया। अब वो Cu2O बना, क्या बना, तो उसमें बेसिकली क्या क्या प्रेजेंट होगा, कॉपर और ऑक्सीजन। ठीक है, तो लेटर से CuO बन रहा है, तो यहाँ पे कॉपर, देखो जो कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड, यस दिस इज 2.7 ग्राम। ओके, और कॉपर आपने स्टार्टिंग में कितना लिया था, 2.16 ग्राम मेटेलिक कॉपर। तो HNO3 को भी लिखने की जरूरत नहीं है, बेसिकली आप कॉपर में ऐड क्या कर रहे हो, ऑक्सीजन। ठीक है ना, तो अगर 2.16 ग्राम कॉपर लिया था, ऑक्सीजन को ऐड करने के बाद 2.7 हो गया, तो ऑक्सीजन कितनी आई, 2.7 माइनस 2.16। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। इन अनदर एक्सपेरिमेंट, अब किसी और एक्सपेरिमेंट में 1.15 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड था 1.15 ग्राम, इसकी हम रिडक्शन कर रहे हैं। रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन को निकाल रहे हैं बाहर, तो उसके बाद ये दे रहा है 0.92 ग्राम कॉपर, तो 0.92 ग्राम कॉपर दे रहा है, प्लस बाकी की क्या होगी, ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन कितनी आई, 1.15 माइनस 0.92 ग्राम। ठीक है, अब ये बताना कि क्या ये जो डेटा है ये लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन को ओबे करता है या नहीं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके एक बार ब्रीफली इस क्वेश्चन को देखो, पढ़ो और फिर प्रूव करो कि यस ये करता है या फिर नो ये नहीं करता। ओके, तो देखें, आपने सॉल्व किया। तो पहले केस में अगर हम देखें यहाँ पे,
तो हमारे पास जो कॉपर और ऑक्सीजन, ठीक है, हमारे पास दो केस हो जाएंगे। तो कॉपर पहली बार आपके पास आ रहा है 2.16 ग्राम और ऑक्सीजन आ रहा है सॉल्व करके 0.54 ग्राम, ठीक है। अगली वाला, ये वाला जो केस था, यहां पर कॉपर दिया आपको 0.92 ग्राम और ऑक्सीजन आ रहा है सॉल्व करके यहां पे 0.23 ग्राम। अब लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बोल रहा है कि कॉपर और ऑक्सीजन की कंबाइन करने की जो रेशियो है वो सेम होनी है। इट मीन पहली बार जो कंबाइन कर रहे हैं तो रेशियो होगी 2.16 डिवाइड बाय 0.54 और ये आता है 4:1। अगली बार जब ये कंबाइन कर रहे हैं तो आ रही है 0.92 डिवाइड बाय 0.23, ये भी आता है 4:1। इसका मतलब हमेशा 4 पार्ट्स कॉपर के होंगे या 4 ग्राम कॉपर होगा तो 1 ग्राम ऑक्सीजन होगा। 0.92 डिवाइड बाय 0। चलिए, ये एग्जाम्पल सबको क्लियर है। इसमें हम लोग किए क्या थे ना, देखिए जनरली कि दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट लिए थे, यानी कॉपर को हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किए थे, इसके प्रेजेंस में, तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड मिला था। एक रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड था, इसका रिडक्शन किए थे तो कॉपर और ऑक्सीजन मिला था। जिसमें फर्स्ट वाले में कॉपर का मास दिया था, कॉपर ऑक्साइड का दिया था, इसका निकालना था। तो इतना में से अगर इतना घटाएंगे हम लोग प्रोडक्ट, इतना में से इतना घटाएंगे तो ये आपका निकल जाएगा। यहाँ पे O2 का निकल गया। सेम कंडीशन इसके लिए करते हैं। इसमें कॉपर ऑक्साइड का मास दिया था और कॉपर का दिया था, ऑक्सीजन का निकालना है। तो इतना में से इतना हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, तो इतना निकल जाएगा। अब दोनों में तो दो ही बात हुआ था ना, एक कॉपर था एक ऑक्सीजन था। तो फर्स्ट वाले में क्या था, कॉपर 2.16 ग्राम, ऑक्सीजन आपका कितना था, इतना था। सेकंड वाले में कॉपर कितना था, 0.92 ग्राम। सेकंड वाले में ऑक्सीजन कितना था, 0.23 ग्राम। सॉल्व करेंगे तो अब जब रेशियो निकालेंगे तो यहाँ कॉपर और ऑक्सीजन का निकाल लेते हैं तो ये 4/1 आता है। इसका भी निकालेंगे तो 4/1 आता है। तो ये डाटा जो है लॉ ऑफ प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। 0.23 ठीक ये है, भी आता यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कल के क्लास में लिखवाया जाएगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? क्या कृति, और किसी को? अमृता, ट्विंकल ठीक है, श्वेता ओके, अम्मी ओके, शर्वी क्लियर है, और लोग का? अंशी, और किसी को कोई दिक्कत? अनीशा ओके, किसी कोई डाउट नहीं है? चलिए जल्दी से होमवर्क नोट डाउन कर लिया जाए। ये आपका आज का होमवर्क है, सिंपली है, 8 सॉल्व हो जाएगा। ओके सोनी, बाकी लोग हाइड फॉर्म में हैं। चलिए ठीक है, सारा क्वेश्चन इजी है ना। लिस्ट द लॉ डेट आर कलेक्टिवली कॉल्ड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी केमिकल कॉम्बिनेशन में कौन कौन लॉ आता है उसका लिस्ट बना लीजिएगा। जैसे दुकान पे सामान खरीदने जाते हो तो लिस्ट बनाते हो ना पर्ची में, उसी प्रकार से इसका 5 जो लॉ है उसको लिस्ट बना लोगे। स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये भी हो जाएगा। व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद, यानी ये आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है कि नहीं, इजी है, बना लोगे। व्हाट इज द लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, अपने से डिफाइन लिखोगे, ठीक है, कल के क्लास में मैं लिखवाऊंगा ही। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, यानी डिफिनिट प्रोपोर्शन का लिमिटेशन क्या है। तो दो लिमिटेशन बताया है ना, कब, जब एक आइसोटॉपिक फॉर्म में कंपाउंड आएगा तब, और दूसरा नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड आएगा तब। अगला मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है, इसको छोड़ दोगे, मल्टीपल प्रोपोर्शन का इंपॉर्टेंस इसको छोड़ दोगे। और इज देयर एनी लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या लॉ ऑफ
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का लिमिटेशन है, तो जवाब मिला था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का लिमिटेशन है कहाँ पे, इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, चलिए वहां तक कर लीजिएगा। ये होमवर्क सब लोग लिख लिए? असाइनमेंट में भी होमवर्क दे दिया गया, आप लोग देख लीजिएगा। ये स्क्रीन शेयरिंग भी कर सकते हैं। ओके, चलिए सब लोग का हो गया। प्लीज रिप्लाई फास्ट। ओके, ओके, तो आज का क्लास इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, टेक केयर।